हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। आज हम इसके जो सबसे हाई क्राइम होता है उस पर आ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के यानी सेक्शन 101 धारा 101 पर हत्या, मर्डर। अब मर्डर क्या होता है, हत्या क्या होती है? एक सिंपली क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हत्या को परिभाषित कीजिए। तो आप सब जानते हैं कि हत्या क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना हत्या कहलाता है। लेकिन चूंकि कल की वीडियो में ही हमने सेक्शन 100 पढ़ी थी, उसमें ये जाना था आपराधिक मानववध, वो जाना था आपराधिक मानववध क्या होता है। तो आज की उसमें जानेंगे हत्या क्या होती है। 4 पॉइंटों में बताया गया है कोई कार्य कब हत्या बन जाता है। फिर 5 अपवाद हैं, यदि इन अपवादों में आता है तो हत्या का मामला फिर से आपराधिक मानववध में पहुंच जाता है, कल्पेबल होमिसाइड में। और लेकिन यदि अपवादों के अंतर्गत ना आता है तो ये मामला हत्या ही रहता है। तो आज की वीडियो बड़ा धैर्य पूर्वक पढ़िए। आपके प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। अगर आप एज ए एडवोकेट हैं तब भी ये वीडियो आज के लिए बहुत कामयाब साबित होगी, इसलिए बहुत ध्यान से पूरी पढ़िए। और चूंकि हमारी जो पढ़ाई का बेस है वो बेयर एक्ट है, तो आप भी कृपया करके बेयर एक्ट को ही बेस बनाइए अपनी पढ़ाई का। सबसे बढ़िया रहता है। तो बेयर एक्ट में जो कहा गया है धारा 101 में हत्या की परिभाषा में कहा यह गया है कि इसमें इसके पश्चात आपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। यानी यदि आपवादिक दशाएं नहीं है तो आपराधिक मानववध भी जो धारा 100 में परिभाषित है वो हत्या ही कहलाएगा। 4 पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं, ABCD। तो पहला पॉइंट है, ये वो कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यानी पहला जो है ये ए पॉइंट जो है ये आशय की बात करता है। किसकी? आशय, इंटेंशन। ठीक है भाई, ए ने बी के गोली मारी तो उसका इंटेंशन ही है उसकी मृत्यु कारित करना, तो यहां फिर ये माना जाएगा कि हाँ ए ने हत्या की है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभव है जिससे जिसको वह हानि की गई हो। यानी यहाँ पर क्या है, संभावना बी पॉइंट में जो ये बताती है कि कोई कार्य ऐसा क्षति कारित की गई है जिससे पूरी संभावना है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। ठीक, सी पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सी पॉइंट में यह कहा गया यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। जैसे एक ऐसा कार्य किया गया हो जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए नेचुरल रूप से पर्याप्त हो। अब भाई किसी के दिल में आप छुरा घोंप दीजिए, मृत्यु संभव है कि मृत्यु कारित हो जाएगी। किसी के सिर पर सटा के गोली मार दीजिए तो ये मामूली अनुक्रम में। किसी को जहरीली नागिन से टसवा दीजिए, मतलब नागिन कुछ भी हो सकता है, इसमें ये ऐसा नहीं है नागिन ही है, नाग भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। डी पॉइंट देख लेते हैं इसका। डी पॉइंट क्या कहता है इसी परिभाषा में कि यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है कारित करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। तो ये सब क्या है, ये पूरी परिभाषा एक मिलाकर ये बताती है कि मृत्यु क्या होती है। देखिए, होता कोई कार्य है उसका परिणाम मृत्यु होती है, लेकिन कार्य गोली मारना, सांप देना, किसी व्यक्ति को पानी में डुबोना, जहर देना, रस्सी से उसका गला कस देना, ये सब मृत्यु कारित करने के ही कार्य हैं। इलिस्ट्रेशन से इसको और अच्छे से समझते हैं। पहला इलिस्ट्रेशन है, या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है, का ने हत्या की है। भाई जो मैं उदाहरण दे रहा था
या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसने हत्या की है। दूसरा इलिस्ट्रेशन है, का ये जानते हुए कि यह ऐसे रोग से पीड़ित है कि संभव है एक प्रहार से उसकी मृत्यु हो जाए, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर प्रहार करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है, का हत्या का दोषी है। ठीक, फिर या को अगला इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, या को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का जानबूझकर करता है जो साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु कारित हो जाती है, यहाँ का हत्या का दोषी है यद्यपि उसका आशय या की मृत्यु कारित करने का ना रहा हो। भाई तलवार या लाठी से जानबूझकर ऐसा घाव कर रहे हो जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर कह रहे हैं हमारा इंटेंशन नहीं है। अरे काहे का इंटेंशन नहीं है भाई, आपने उसके दिल में छुरी घोंप दी, बोले मैंने बिना इंटेंशन घोंपी, मृत्यु कारित करने का आशा नहीं है, लेकिन इसका परिणाम क्या है, मृत्यु हो सकता है, तो इस पर भी हत्या का ही मुकदमा लगेगा। लास्ट इलिस्ट्रेशन है कि का किसी मतलब किसी इंटेंशन के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर गोला मार देता है, बम, और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यहाँ भी वह व्यक्ति मृत्यु का ही हत्या का दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसका कार्य इतना आसन संकट है, भले चाहे उसका इंटेंशन ना हो, लेकिन परिणाम की उसको जानकारी तो है ना, कि किसी के बम मारेंगे, बम फटेगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो वो मृत्यु कारित माना जाएगा। अब आते हैं इसके अपवादों पर। तो 5 अपवाद हैं। पहला जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन। पहला है गंभीर अचानक प्रकोपन। क्या होता है ये कि किसी व्यक्ति को अचानक गुस्सा आ जाए। अचानक गुस्सा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे अचानक गुस्सा आ जाता है। तो यहां यह कहा गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने की वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित कर दे। जैसे मतलब तब क्या होगा, हाँ एक स्पष्टीकरण है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन अपराध की हत्या की कोटि में आने से बचा दे, ये तथ्य का प्रश्न है। तो इसको समझते हैं, क्योंकि इसमें एक आध इलिस्ट्रेशन भी है, उसको भी हम देखेंगे, है ना। पहला क्या है, गंभीर और अचानक प्रकोपन। तो इसमें यह बताया गया है कि हाँ कि गंभीर और अचानक प्रकोपन फिर आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि इससे ये किया जाता है। जैसे का को माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, का इस प्रकोपन में माँ पर पिस्तौल चलाता है जिसमें ना तो उसका आशय जो समीप ही किसी दृष्टि से बाहर है अन्य व्यक्ति की हत्या करने का है, लेकिन फिर भी उसको गोली लग जाती है और हत्या हो जाती है, तो यहाँ ये माना जाएगा कि हाँ उस व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा हो सकता है। ठीक, दूसरा जो है वो है प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो मैंने धारा 38 में आपको पढ़ाया था, प्राइवेट डिफेंस। यानी आप प्राइवेट डिफेंस करते हुए उसकी सीमा पार कर जाते हैं और किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तब भी ये माना जाएगा कि ये आपका जो कार्य है वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, तो एक ये था। दूसरा, जैसे का जो है इलिस्ट्रेशन है इसका, का को चाबुक मारने का प्रयत्न या करता है किंतु इस प्रकार नहीं कि का को घोरपति कारित हो, का एक पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है, का सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता गोली से या का वध कर देता है। का ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है, प्राइवेट डिफेंस है। तीसरा जो है वो लोक सेवक। भाई लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा है। तीसरा जो अपवाद है इसमें कहा गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि
अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वह मनुष्य से मृत्यु कारित कर देता है। ठीक है, तब भी ये माना जाएगा। भाई कोई लोक सेवक है, आपकी बाइक कुर्क हो गई, वो आपकी बाइक छीनने आया, आपने क्या करा, उसके गोली मार दी। ठीक है, तो चलो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वो हत्या की श्रेणी में नहीं, आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, कोई लोक सेवक इस तरह से आगे बढ़ जाता है। जो तीसरा पॉइंट है, सॉरी ये तीसरा ही था और ये चौथा था और ये पांचवा था, ये नहीं था। अब जो चौथा पॉइंट है वो है अचानक झगड़ा, अचानक लड़ाई। तो कभी कभी अचानक भी लड़ाइयां हो जाती हैं। जैसे आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, अचानक लड़ाई हुई और मृत्यु कारित कर दी, तो कोई इंटेंशन वगैरह नहीं होता है, तो फिर ये हत्या नहीं, आपराधिक मानववध में लौट जाता है। ठीक है, और लास्ट जो है पांचवा, ये है सहमति। कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है और वो ये कहता है कि आप मेरी हत्या कर दीजिए, तो आप हत्या उसकी सहमति से कर भी देते हैं, तो हो सकता है वो आपका हत्या का मामला जो है हत्या नाम मानी जाए, लेकिन आपराधिक मानववध जरूर माना जाएगा। तो ये 5 पॉइंट हैं, इसके अपवाद हैं। ठीक है, 4 में ये बताया गया है कि हत्या क्या है, मैंने आपको इलिस्ट्रेशन बताए हत्या क्या है। तो ये धारा 100 में परिभाषित है, इसको समझ लीजिए। हत्या कहाँ परिभाषित है, सॉरी, धारा 101 में, 100 में तो आपराधिक मानववध परिभाषित है। 4 पॉइंटों में इंटेंशन होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने बताई, इसके अपवाद बताए। गंभीर अचानक प्रकोपन, प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक सर्वेंट जब अपना काम कर रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति का पीछा करा जा रहा है, उसको गोली मार दी गई, मारना पैर पे चाहिए, उसके लग गई, तो हत्या नहीं मानी जाएगी, आपराधिक मानववध माना जा सकता है। अचानक लड़ाई में भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानववध ही माना जाता है, हत्या नहीं माना जाता है। कई बार सहमति से भी ऐसा हो सकता है। तो धारा 100 में आपने आपराधिक मानववध की परिभाषा पढ़ी, धारा 101 में हत्या की परिभाषा। कल की जो वीडियो है उसमें हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर आपको समझाएंगे। फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हत्या और आपराधिक मानववध को परिभाषित कीजिए और इन दोनों में अंतर बताइए। तो फिर भी ऐसा है, कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।